नमस्कार, सुप्रभात इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुपुर जारुली जैन। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घर के पास हुए आत्मघाती हमले में 9 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में 5 पुलिसकर्मी और 4 अन्य लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि फिदायिन हमले में 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर भी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों में कई की हालत गंभीर बनी हुई है। ये घटना लाहौर के उपनगर रायविंद इलाके की है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक ये ब्लास्ट एक पुलिस चेक पोस्ट के नजदीक एक डीएसपी की गाड़ी के पास हुआ। और अब बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से जुड़ी है, जिसमें आज चारा घोटाले से जुड़े दुमका केस में आज फैसला आएगा। इस केस में लालू यादव भी आरोपी है। तो दूसरी बड़ी खबर पीएनबी घोटाले से जुड़ी है, जहां आज घोटाले के केस में न्यायिक हिरासत में चल रहे विपुल अंबानी समेत 6 आरोपियों को सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। तीसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो दाऊद के राजदार फारूक टकला से जुड़ी है, जिसमें फारूक टकला की पेशी कोर्ट में की जाएगी। पिछली सुनवाई में आपको बता दें कि मुंबई की टाडा कोर्ट ने फारूक टकला को 19 मार्च तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। बढ़ते हैं आगे। यूपी से बिहार तक उपचुनाव में बीजेपी को जोर का झटका धीरे से लगा है, तो कमजोर विपक्ष को संजीवनी बूटी। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये 2019 का ट्रेलर है। यूपी से बिहार तक अब हार की लहर। यूपी में बुआ भतीजे की जोड़ी हिट। बिहार में नीतीश बीजेपी की दोस्ती बेरंग। उन्नीस के बाद गोरखपुर में भगवा लहर जब थमी तो उसका असर यूपी के फूलपुर सीट से लेकर बिहार के अररिया लोकसभा सीट के उपचुनाव तक पर दिखा। फूलपुर लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ कभी नहीं रहा, लेकिन 2014 के चुनाव में बीजेपी यहां लगभग 3 लाख से ज्यादा वोट से जीती। पार्टी के लिए ये शायद चिंता की बात होनी चाहिए कि महज 4 साल बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को बमुश्किल 3 लाख वोट ही मिले। फूलपुर सीट समाजवादी पार्टी ने अपने नाम की। भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, ये तो समाजवादी हैं और नीतियों की लड़ाई लड़ने वाले सब एक हुए हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी और बहन जी का आशीर्वाद हुआ, समाजवादी जीते हैं। बात करें सीएम योगी के मजबूत गढ़ गोरखपुर की, जहां से योगी आदित्यनाथ करीब 2 दशक तक सांसद रहे। योगी के इस मजबूत प्रदर्शन को देखकर ही पार्टी ने उन्हें यूपी की कमान सौंपी, लेकिन सीएम बनने के बाद योगी के सामने जब पहली परीक्षा आई तो उसमें योगी अपना दम नहीं दिखा पाए। जो ये जनता ने फैसला दिया है, यह अप्रत्याशित है। इतना मैं नहीं मान रहा था कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में बसपा जो उसका वोट है उसे इतना ट्रांसफर कराने में कामयाब होगी। क्या यूपी में विपक्ष की जीत महज 2 विरोधियों के साथ हो जाने की जीत है, या विकास के वादे और हकीकत के बीच बढ़ते फासले के कारण बीजेपी यहां हारी? इस पर अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि 2017 में अपार जीत के साथ यूपी का राज तिलक करने वाले सीएम योगी और पूरी बीजेपी सरकार का रंग इतनी जल्दी उतर गया तो इसकी कोई खास वजह तो जरूर होगी। और मैं समझता हूं कि ये जो पहल थी बहन मायावती जी और अखिलेश यादव जी की, उससे ये एक भारी विजय है उन ताकतों की जो संविधान में यकीन करती हैं। इस जीत में जिस तरीके से बसपा के कार्यकर्ताओं ने सहयोग दिया, मदद की, उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और दोनों क्षेत्रों की जनता और मतदाताओं को। बीजेपी को लगा झटका यूपी तक ही सीमित नहीं रहा, हार की हवा पड़ोस के बिहार में भी पहुंची। यहां की अररिया सीट पर नीतीश से दोस्ती भी बीजेपी के काम नहीं आई।
हालांकि ये सीट पहले भी आरजेडी की थी और उपचुनाव में भी आरजेडी ने इसे जेडीयू बीजेपी के संयुक्त गठबंधन के बावजूद जीत ली। ये जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि बिहार का ये उपचुनाव आरजेडी लालू प्रसाद की गैर मौजूदगी में लड़ रही थी। लालू जेल में हैं, लेकिन लालू के लाल को नीतीश के साथ मिलकर भी बीजेपी रोकने में कामयाब नहीं हो पाई। यहाँ लगातार जब जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के लोग साथ चुनाव मिलकर के लड़े हैं तब जीते हैं। इस बार परिस्थिति देखिए। हालांकि बिहार में विधानसभा की भभुआ सीट को बीजेपी ने अपने नाम किया, जहां बीजेपी ने कांग्रेस के उम्मीदवार को मात दी। तो विधानसभा की दूसरी जहानाबाद सीट पर एक बार फिर आरजेडी का ही कब्जा रहा। बहरहाल यूपी से बिहार तक उपचुनाव में बीजेपी हारी और विपक्ष को जीत का वो ऑक्सीजन मिला जिसे जनता ने 2014 में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए आरक्षित कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। यूपी में एसपी बीएसपी की जीत से विपक्ष को ताकत मिली तो 2019 में बीजेपी से सामना करने का मंत्र भी मिला। सवाल है कि क्या विपक्ष एकता के इस मंत्र को 2019 तक ले जाएगा या एकला चलो की नीति के साथ ही 2019 में मोदी से मुकाबला होगा। उपचुनाव में छिपा 2019 का संदेश। यूपी के उपचुनाव ने तय कर दिया है कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता के ही हाथ में है और जनता का मूड बिगड़ने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। जिस यूपी ने नरेंद्र मोदी को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए, बीजेपी को लखनऊ में सत्तासीन करने के लिए 2017 में अखिलेश और माया को 2 अंकों में सिमटा दिया, उसी यूपी की जनता ने 1 साल बाद ही योगी के जरिए पूरी बीजेपी को संदेश दे दिया, मतदाता का समर्थन सिर्फ और सिर्फ विकास की शर्तों पर आधारित है, जीत का रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं। ये कोई मामूली हार नहीं है, वो भी उत्तर प्रदेश में जब हम 75 सीट 80 में जीत कर आए पहले, और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के प्रशासन में इस प्रकार से हुआ है। अब जब बीजेपी को यूपी से लेकर बिहार तक जनता ने सच्चाई बता दी है, तो क्या बीजेपी इस नतीजे से कुछ सीखेगी? और उससे भी बड़ी बात कि क्या विपक्ष इससे सबक लेगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, सब में उनका जो हार होना इस तरीके से, वो अपने आप में संकेत है कि वो सिर्फ एक भ्रम है। यूपी से सियासी संदेश साफ है, साथ मिलकर ही मुकाबला हो सकता है। जीत के बाद अखिलेश ने पहल की और मायावती से मिलने पहुंचे। सियासत में ऐसे लम्हे बार बार नहीं आते। बुआ और भतीजे की इस सियासी जोड़ी ने बीजेपी के बड़े चुनावी मैनेजरों की रणनीति को धता बता दिया, तो वो सिर्फ एकजुटता के कारण ही हो पाई। तो क्या विपक्ष एकला चलो की नीति से हटते हुए एक साथ चलने की कोशिश करेगा? उपचुनाव परिणाम से ठीक एक दिन पहले यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी की अगुवाई में विपक्षी एकता की पहल हो चुकी है, लेकिन क्या ये आगे 2019 में शक्ल ले पाएगी? सोनिया गांधी जी ने बुलाया था, आमंत्रित किया था, जिसमें कि 20 दलों के नेता उसमें लोग आए हुए थे। तो एक पहल जारी है, एक सही दिशा में हम लोग जा रहे हैं। और ये जो गठबंधन, महागठबंधन की बात है, ये जनता और समय की मांग है। अगर उन क्षेत्रों की जनता में इतनी नाराजगी अगर है, तो सोचिए आने वाले समय में अगर देश का चुनाव होगा तो कैसा होगा। तैयारी दोनों तरफ हो रही है। गोरखपुर और फूलपुर के झटके के बाद बीजेपी भी इससे उबरने की तैयारी करेगी और मंथन की बात इधर भी हो रही है। 2019 में सपा बसपा का जो यह राजनीतिक सौदेबाजी एक बार पुनः प्रदेश और देश के विकास को बाधित करने के दिशा बना है, इसके बारे में हम लोग अपनी पूरी रणनीति तैयार करेंगे। कांग्रेस महज 4 राज्यों में सिमट गई और बाकी क्षेत्रीय पार्टियों का भी आधार सिकुड़ा, तो एक बार फिर साथ चलने की बात हो रही है। लेकिन एकजुट होने की जगह अभी भी गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस गठबंधन की बात हो रही है। हालांकि राज्य दर राज्य जीत ने बीजेपी का जोश बढ़ाया है, लेकिन अब उनके भी साथी अलग हो रहे हैं। पहले शिवसेना ने अलग राह चुनी, तो अब एक और मजबूत सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी इसी राह पर चलने की तैयारी कर रही है।
ऐसे में 2019 की लड़ाई दिलचस्प होने जा रही है, बशर्ते कि एनडीए और विपक्ष दोनों ही जीत के इस मायने को समझें। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।